अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिनिमल चेंज डिजीज़, जो कि सब टाइप्स हैं किसके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पहले लेक्चर दे चुकी हूँ, वो आप सुन लें, उसके बाद यहाँ आएँ, ठीक है। वो आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगा रीनल पैथोलॉजी के लेक्चर्स में, ठीक है। अब हम लोग मिनिमल चेंज डिजीज़ की बात कर लेते हैं कि मिनिमल चेंज डिजीज़ हम किसे कहते हैं। मिनिमल चेंज डिजीज़ में उसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर इतनी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आ रही होती है, लेकिन इसमें असल मसला क्या हो रहा होता है कि पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हो जाती है। सबसे पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो दिया था इसके रीनल मॉड्यूल का, उसमें पूरा ग्लोमेरुलस का जो है मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था कि पोडोसाइट्स क्या होते हैं। पोडोसाइट्स सेल होते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं अपनी फूड प्रोसेसेस के साथ, और बीच में इनकी जो होती है वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं, जहाँ से जो एंडोथीलियम से फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं, जो कि जहाँ से फिर हमारे पास जो है जो फिल्टर होकर आ रहा होता है वो क्रॉस हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके जो फूड प्रोसेसेस हैं इनकी इफेसमेंट हो जाती है और वो लोग अपनी अपनी जगह से हिल जाते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में यहाँ मिनिमल चेंजेस में क्या लिखा हुआ है कि ये बेनाइन है और 1 से 7 साल के बच्चों में हो रहा होता है। नॉर्मल अपीयरेंस जो है, अच्छा, इसकी जो है ये पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हो जाती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं आगे। अच्छा, तो अब हम पैथोजेनेसिस की बात कर लें तो यहाँ पे कहा गया है कि काफ़ी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं साइंटिस्ट ने, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है सही तरीके से कि प्रोटीन यूरिया क्यों हो रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि एक ये भी हो सकता है कि एनी सर्कुलेटरी मॉलिक्यूल है, पॉसिबल टी सेल के ड्राइव जो फैक्टर्स हैं वो पोडोसाइट्स की इफेसमेंट करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बताई हुई हैं। ये हमारे पास पैथोजेनेसिस हो गया कि पैथोजेनेसिस अभी क्लियर्ड नहीं है। हम लोगों ने पढ़ लिया मिनिमल चेंज डिजीज़ में हो क्या रहा है, पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हो रही है। हो किन में रहा है, 1 से 7 साल के बच्चों में ये होता है। मिनिमल चेंज डिजीज़ ये हो गया। अब हम उसकी मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। हमारे पास मॉर्फोलॉजी में ना यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रीनल में 3 तरह से ग्रॉस देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप पे देखते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। ये ख़ास तौर पे आप लगा लें लाइट माइक्रोस्कोप, ग्रॉस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम ये देखते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि ग्रॉस है, ग्रॉस में हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रही क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है मिनिमल चेंज डिजीज़ है। फिर हमने लाइट माइक्रोस्कोप से देखा तो नो एनी चेंज या नो एनी फाइंडिंग मिली हमें, क्योंकि इसमें फिर हमें पता चल रहा है कि मिनिमल चेंज डिजीज़ है, इसमें कोई इतनी ख़ास डिजीज़ वो नहीं आएगी। अब हमने क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें नज़र आ गया कि पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हुई है। अब पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हुई है तो हमारे पास जो है प्रोटीन यूरिया होगा। अब हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी में आप पॉइंट्स लिख लें। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चलेगा कि पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हुई है। नंबर दूसरा अब क्या होता है कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारी जो है पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हो गई है, तो वहाँ से प्रोटीन या लिपिड्स जो भी हैं हमारे पास आ जाते हैं बाउंसमस कैप्सूल से और वहाँ से चले जाते हैं पीसीटी में। अब पीसीटी बेचारा क्या करता है कि ना, यहाँ बता देती हूँ फिर मुझे। अच्छा, पीसीटी बेचारा हमारा क्या करता है कि उसको रीएब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है कि मैं इसको रीएब्जॉर्ब कर लूँ, लेकिन एज यू नो कि पीसीटी के जो स्लिट्स होते हैं वो या पोर्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं हो सकते कि प्रोटीन या लिपिड को जो वो रीएब्जॉर्ब कर लें, तो वहाँ पर जो है प्रोटीन और लिपिड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन एंड लिपिड जो है वो लेडन होते हैं कहाँ पर, पीसीटी में। ये हमारे पास कौन सा नंबर दूसरा माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी उसकी हो गई, ठीक है। अब हमारा नहीं, और फिर वही अपीयरेंस पीसीटी लेडन विद द प्रोटीन एंड द लिपिड हो गया और साइटोप्लाज्म फ्लैट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ मिनिमल चेंज डिजीज़ में। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखें, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या दिखाया, उसमें मैंने क्या दिखाया था कि इसके ऊपर फूड स्लिट्स, इसके फूड्स होते हैं, ठीक है, फूड प्रोसेस होते हैं इसके। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, वो है ही नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर अटैच हो गया, वो मतलब इनकी इफेसमेंट हो गई है। फूड यहाँ प्रोसेस लिखे हुए हैं ना कि वो है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि बिल्कुल कि एक साथ इसके ऊपर ला गए हैं। अब ये क्या हुआ, फ्लैट किस्म का इनका साइटोप्लाज्म हो गया होगा अंदर से। जाहिर है कि इनके फूड प्रोसेस चले गए हैं और ये खुद ही ऐसे फैल से गए हैं ऊपर, तो हम इसका तीसरा नंबर क्या कह देंगे, साइटोप्लाज्म फ्लैट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ जाती हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं किसमें, मिनिमल चेंज डिजीज़ में। और अगर आप यहाँ पर भी देख लें तो इन्होंने यही चीज़ें बताई हुई हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास द सेल कॉन्वोल्यूटेड, ये देखें कि कोई भी नहीं, नो एविडेंस मिल रहा होता है हमें, यहाँ पर नॉर्मल होते हैं, अपीयर नॉर्मल दिख रहा होता है। फिर हमें बता रहे हैं कि जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं लेडिन होते हैं, किसके साथ, प्रोटीन, ड्रॉपलिन और लिपिड्स के साथ, जो मैंने आपको बात बताई। क्योंकि ये देखिए ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की कोशिश करवाते हैं लेकिन वो नहीं करवा पाते हैं।
और जो ग्लोमेरुलस बेस मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल दिखती है, और हमारे पास जो है वो इफेसमेंट हो जाती है प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स की, और साइटोप्लाज्म जो है पोडोसाइट का वो हमें फ्लैटेंड नज़र आता है। फिर हमें बता रहे हैं कि एपिथेलियल सेल वैक्यूलाइजेशन हो जाती है, और ओकेजनली क्या होता है कि फोकल डिटैचमेंट हो जाती है। अब हमारे पास, मैं आगे आपको बताऊंगी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में कि उनकी अगर क्या होता है कि पोडोसाइट्स अगर ऐसे लगे हुए हैं और उनकी डिटैचमेंट हो जाए, बिल्कुल वो डिटैच हो जाए वहाँ से, तो वो वहाँ से तो चले जाएंगे, और बाकी जो वहाँ की बेसमेंट मेंबर के ऊपर जहाँ वो लगे हुए होते हैं वहाँ से हार्डनिंग हो जाएगी, स्क्लेरोसिस हो जाएगी। तो ये आगे का प्रोसेस है। बाकी सब यहाँ पे बता रहे हैं कि पोडोसाइट्स की जो है हमारे पास डिटैचमेंट भी कभी कभी हो जाती है। और ये जो है मिनिमल चेंज डिजीज़ है ना, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखती है। अगर इसको स्टेरॉइड थेरापी दी जाती है, उस पर 90% की रिस्पांस देती है। और देखें, अगर ये हम बच्चों को दे रहे हैं, किसी को मिनिमल चेंज डिजीज़ हुई हुई है बच्चे को, और हम उसे स्टेरॉइड थेरापी दे रहे हैं, तो उसके पोडोसाइट्स अपने मतलब उसको अफेक्ट करेंगे और अपनी रिकरेंट ये मतलब रिवर्स इनकी हो सकती है। ये हमारे पास ये हो गया, मॉर्फोलॉजी में ये बता दिया। और क्लिनिकल कोर्सेज में हमें क्या बताते हैं, क्लिनिकल कोर्सेज में हमें बताया हुआ है कि ये स्लो ऑनसेट में नहीं होते हैं, जल्दी होते हैं। अबर्ड ऑनसेट इनका होता है, बच्चों में होती है। बच्चों में क्या होती है, 1 to 7 ईयर्स के बच्चों में होती है। पहले मैंने आपको सही बता दिया कि पहले से बता दिया मिनिमल चेंज डिजीज़ है। नो हाइपरटेंशन नहीं होगी इसमें, स्कैरिंग नहीं होगी इसमें, और इफेसमेंट हो रही होती है पोडोसाइट्स की, स्टेरॉइड रिस्पांस करते हैं 90%, और वैक्यूलाइजेशन हो रही होती है, जो कि मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बता दिया। ये हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज़ हो गया। इसमें कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे मैसेज कर लें या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अब हम दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस क्यों हो रहा होता है, ये क्या है, ये भी हमारे पास कह दो तो सब टाइप है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। इसके अंदर भी जो हमें सिम्टम्स मिलेंगे, प्रोटीनयूरिया मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। अब हम सबसे पहले कह देते हैं कि इसकी ये होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लें तो स्क्लेरोसिस हो रही होती है, हार्डनिंग हो रही होती है फोकल किसी एक सेगमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि हार्डनिंग हो रही है किसी भी एक सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलस की। ठीक है, ये आप यहाँ पर ये हो गया, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ ही मिलेगी कि हमारे पास फोकल इन्वॉल्वमेंट है, सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारे पास ये बता दिया। अब इसके हम जो है वो कॉजेज़ चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास हो किस वजह से रही है। यहाँ पर मैंने इसी को फॉलो करके लिखा हुआ है कि इसका सबसे प्राइमरी जो कॉज है वो इडियोपैथिक है। अभी तक हमें नहीं पता कि क्यों हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी कॉज हमारे पास क्या हो सकता है, HIV हो सकता है, हेरोइन टेकिंग जो करता है उससे हो सकता है, IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है, IgA नेफ्रोपैथी हो सकती है, और मेल एडेप्टेशन में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि सम टाइम हमारी डिजीज़ में आगे कोई मसला है, हमारी जो है नेफ्रॉन में आगे कोई मसला है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, कोई वेसल्स में मसला हो रहा है, तो ये जो है डैमेज हो रहा होगा। तो ये हमारे ग्लोमेरुलर सेल क्या करेंगे कि ये इसको मेंटेन करने के लिए एडेप्टेशन लेंगे, एडेप्टेशन कंडीशन में आएंगे, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ये सारी चीज़ों में आएंगे। तो इनकी जो है इंजरी हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास स्क्लेरोसिस हो जाती है। मतलब कि हमारे पास मेल एडेप्टेशन की वजह से भी हमें ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो सकती है। इनहेरिटेड भी हो सकती है। म्यूटेशन किस में होगी, अगर इनहेरिटेड है तो हमारे पास जो प्रोटीन है पोडोसाइट्स की, जिसे हम पोडसिन कहते हैं, जो कि हेल्प करती है पोडोसाइट की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसके अंदर कोई मसला है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो भी हमारे पास ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो सकती है। समझ आ गई। अब ये है क्या, स्क्लेरोसिस हो रही है, हार्डनिंग हो रही है किसी भी एक सेगमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलस की। अब उसके वो कॉजेज़ हमारे पास क्या आ रहे हैं, इडियोपैथिक है सबसे पहले। प्राइमरी कॉज हमारे पास नहीं पता कि इसका क्या है। हमारे पास सेकेंडरी कॉज में HIV आ सकता है, हेरोइन आ सकती है, IgA नेफ्रोपैथी आ सकती है, मेल एडेप्टेशन आ सकती है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। यही चीज़ें इन्होंने यहाँ बताई हुई हैं, आप एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में सबसे पहला कॉज हमारे पास जो है मिनिमल चेंज डिजीज़ की वजह से भी हमारे पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो सकती है। हमारे पास पहले आपको मिनिमल चेंज डिजीज़ में जो है वो डिस्कस किया था कि उनकी पोडोसाइट्स की रिप्लेसमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो स्क्लेरोसिस में चले जाते हैं, हार्डनिंग में चले जाते हैं। अब यहाँ पर भी यही बताया हुआ है कि
have suggested that FGS and minimal changes are part of container. The minimal changes is made transfer into the FSGS. यही मैंने बात आपको बता दी। और नंबर दूसरा, पहला कॉज क्या हमारे पास हो गया, मिनिमल चेंजेस इससे हो सकती है। नंबर दूसरा हमारे पास जो पैथोजेनेसिस में आ रहा है कि कह रहे हैं कि सबसे पहले प्राइमरी कॉज क्या है, पोडोसाइट से इंजरी हो रही है। फोकल सेगमेंटल GS का जो प्राइमरी कॉज क्या है, पोडोसाइट्स की इंजरी। कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, यहाँ ये हो गया। ये नंबर तीसरा हम कह रहे हैं ऑटोइम्यून से भी क्या होता है कि लिम्फोसाइट कोई ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन और जो लिपिड है वो लीक आउट होने लग जाता है, ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, जिसकी वजह से हाईलाइन डिपोजिशन हो जाती है। हाईलाइन डिपोजिशन हो जाती है, देन स्क्लेरोसिस हो जाती है। ये हमारे पास नंबर दूसरा कॉज हो गया इसका, पैथोजेनेसिस का। सही है। तो पहला हमारे पास कॉज क्या होगा, मिनिमल चेंजेस। नंबर दूसरा हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी कॉज पोडोसाइट्स की इंजरी हो गई। नंबर तीसरा हमारे पास कॉज क्या हो रहा है कि जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं वो ऐसे फैक्टर रिलीज कर रहे हैं जो कि परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करवा रहे हैं। परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लिपिड और प्रोटीन लीक हो रहा है, लिपिड और प्रोटीन लीक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास हाईलाइन डिपोजिशन हो रही है और हाईलाइन डिपोजिशन की वजह से स्क्लेरोसिस हो रही है। ये हमारी पैथोजेनेसिस हो गई। अब हम अपनी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं कि हमें मॉर्फोलॉजी में क्या क्या दिखता है। तो मैंने इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर लिख लिया है। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या हो रही है, कैपिलरी ऑब्लिटरेट हो रही हैं। क्या हो रहा होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। कैपिलरी ऑब्लिटरेट हो रही है। क्यों हो रही है, कैपिलरी ऑब्लिटरेट के स्क्लेरोसिस हो रही है, वो तंग होती हैं। जैसे स्क्लेरोसिस हो रही है, हार्डनिंग हो रही है। ये देखें यहाँ से उनकी जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, तो वो नैरो हो जाती हैं हमारे पास। ये सबसे पहला कॉज हो गया। नंबर दूसरा, हमें मॉर्फोलॉजी में क्या मिलेगा, फोम सेल्स हमें मिलेंगे ग्लोमेरुलस के वॉल में। फोम सेल्स हमें क्यों मिलेंगे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जो है वो लिम्फोसाइट जैसे फैक्टर रिलीज़ करते हैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन और लिपिड जो है वो लीक आउट हो रहा होता है। तो हमारे पास अब ये देखें, ये हमारे पास अगर बाउंस मैस कैप्सूल है, यहाँ से प्रोटीन जो है कुछ तो चले गई पीसीटी में हमारे पास, ठीक है, चले गई यहाँ पे, मतलब परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ यहाँ रह गई। अब जो कुछ यहाँ रह गई बीच में, हमारे पास क्या होगा, मैक्रोफेजेस भाग के आएंगे, इनको इनगल्फ कर लेंगे। और इनगल्फ मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं, फोम सेल्स। अच्छा, तो हमारे पास क्या, जो मैक्रोफेजेस लिपिड वगैरह को इनगल्फ कर लेते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, फोम सेल्स बन जाते हैं वो, ठीक है। अब वो हमें मिलेंगे मैक्रोफेजेस जिन्होंने लिपिड इनगल्फ किया होगा, वो हमारे मॉर्फोलॉजी में वो आएंगे, किसकी, FSGS में, ठीक है। अब हमारे पास हाइलोनोसिस हुई हुई, मैंने ऊपर आपको बता दिया वो क्यों हो रही है पैथोजेनेसिस में। मेसेंजियल सेल मैट्रिक्स इंक्रीज हुआ होगा और फेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स भी होगी, ठीक है। ग्लोबल स्क्लेरोसिस हुई होगी। ग्लोबल स्क्लेरोसिस हम कहते हैं पूरी नेफ्रॉन की स्क्लेरोसिस हो जाना, ठीक है, किसी वजह से। अब ये हमारे पास हो गई मॉर्फोलॉजी। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल कॉजेज़ पे। ये हमारे पास सेम एज मिनिमल चेंजेस एक्यूट होती है, और जो है प्रोटीन्यूरिया यहाँ पर भी आ रहा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ मिनिमल चेंजेस में हमारे पास हाइपरटेंशन नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ पर हाइपरटेंशन हो रही होती है। हेमेटोयूरिया भी हो रहा होता है, लेकिन हेमेटोयूरिया भी हो रहा होता है, लेकिन माइल्ड, थोड़ा बहुत। और यहाँ पर मैंने सिर्फ मिनिमल चेंजेस ऐसी है जिसपे स्टेरॉयड थेरेपी जो है वो इफ़ेक्टेड है, यहाँ पर भी इफ़ेक्टेड नहीं है। और जो है हमारे पास इसमें पुअरली जो है वो इस पुअरली इफेक्टेड है। ये हमारे पास क्लिनिकल कोर्सेज हो गए। कोलैप्सिंग ऑफ ग्लोमेरुलोपैथी में ये हमारे पास उसका है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। फिर मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। डेफिनेशन, स्क्लेरोसिस हो रही है किसी एक सेगमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलस की, इसकी जो कॉज है क्यों हो रही है, इडियोपैथिक है, प्राइमरी कॉज। सेकेंडरी कॉज हमारे पास क्या आ रहा है, HIV है, हीरोइन है, IgA नेफ्रोपैथी है, ML एडेप्टेशन है। ML एडेप्टेशन की हो रही है वो भी मैंने पहले डिफाइन कर दिया है कि हमारे जो इसके सेल्स हैं वो एडेप्टेशन करने की कोशिश करते हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, जैसे कि हमने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा था। अब हमारे पास इनहेरिटेड भी कॉज हो सकता है, जो कि पोडोसाइट्स की हमारे पास जो प्रोटीन होती है पोडिसिन, जो कि उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, उसके अंदर जो है म्यूटेशन आई हुई हो सकती है इनहेरिटी की वजह से, उसमें भी हमारे पास मसला हो सकता है। ये हमारे पास क्या हो गए कॉजेज। पैथोजेनेसिस में हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास कॉज क्या होता है, मिनिमल चेंज डिजीज फोकल FSGS में कन्वर्ट हो सकती है। हमारे पास पहला ये हो गया। नंबर दूसरा, हमारे पास प्राइमरी जो इंजरी होती है हमारे पास इसमें पोडोसाइट्स की ही होती है। फिर हमारे पास नंबर तीसरा कॉज क्या है कि कोई लिम्फोसाइट वगैरह जो है वो T सेल्स जो हैं वो ऐसे कोई T सेल्स जो हैं वो ऐसे कोई हमारे पास सेल वो परमेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फैक्टर रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन और लिपिड जो है वो फिल्टर हो गया है और PCT में आ गया है। ये हमारे पास वहाँ पर, और कुछ जो वहाँ पर बाकी रह गए हैं उन्होंने
हाईलाइन डिपोजिशन करवा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्लीरोसिस हो गया है। अब मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या आ रहा होता है, कैपिलरी ऑब्स्ट्रेट हो रही होती है क्योंकि हार्डनिंग ऑफ द कैपिलरीज हो रही होती है। फॉर्म सेल्स होते हैं क्योंकि मैक्रोफेजेस हैं, लिपिड जो हमारे पास वहाँ या प्रोटीन होते हैं वो इनगल्फ किया हुआ होता है। हाइलोनोसिस हो सकती है, ऊपर मैंने बताया क्यों हो रही है, मेसेंजियल मैट्रिक्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स हो रही है। और क्लिनिकल कोर्सेज में प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, हेमाटूरिया और ये नॉन स्टीरॉयड जो है, इनके ऊपर जो स्टीरॉयड थेरेपी है ये काम नहीं करती है। ये हमारे पास पूरा FSGS हो गया। एक दफ़ा बुक से रीड कर लीजिएगा, वहाँ कुछ भी समझ ना आए मुझसे पूछ लें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ लें जो कि डॉक्टर हिना खुर्शीद के नाम से है, आप पूछ ज़रूर लें। और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जो कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, सब एपिथेलियल डिपोजिशन हो जाती है किसकी, इम्यूनोग्लोबुल कंटेनिंग्स की या इम्यून मीडिएटर्स की। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सब एपिथेलियल है कहाँ, ठीक है, ये सब एपिथेलियल कहाँ होते हैं, ये हमारे पास GBM है जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस का पढ़ाया है, उसमें बार बार आपको मैंने ये ग्लोमेरुलस की बेस में मेम्ब्रेन दिखाई हैं, उनके पोडोसाइट्स दिखाए हैं, पिछले लेक्चर में भी कई बार इनका जिक्र हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसकी GBM है और ये हमारे पास पोडोसाइट्स हैं। अब इनके बीच में क्या होती है, ऑटो एंटीबॉडीज़ की डिपोजिशन हो जाती है। ऑटो एंटीबॉडीज़ की डिपोजिशन हो जाती है, ये इसका प्राइमरी कॉज है। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉज की वजह से भी हो सकता है। सेकेंडरी कॉज हमारे पास क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस में हमारे पास जो है क्रॉनिक हेपेटाइटिस B हो सकता है, स्पाइरोसिस हो सकती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में हम हो सकते हैं, लंग्स का, खासतौर पे लंग, कोलोन और जो है मेलानोमा। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टमेटिक ल्यूपस और एरिथ्रोमेटोसिस की जो है सेकेंडरी कॉजेज़ में आ सकता है। एक्सपोजर हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है जैसे गोल्ड और मर्क्यूरी से भी हमारे पास सेकेंडरी कॉज हो सकते हैं। और ड्रग हमारे पास पेंसिलेमाइन जो है हमारे पास, कैप्टोप्रिल है, एनसेड्स हैं, ये सारे ड्रग्स भी ये कॉज करवा सकते हैं, इनके भी एडवर्स इफेक्ट में ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉजेज हो गए, मैं अपनी कॉपी पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, नेफ्रोपैथी की सब एपिथेलियल इम्यूनोग्लोबुल मीडिएटर्स कंटेनिंग डिपॉजिट कहाँ पर, GBM के और पोडोसाइट्स के बीच में। ऑल फंक्शन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं किसके, फेनेस्ट्रा के। ज़ाहिर है GBM में ही मसला हो रहा है, पोडोसाइट्स में मसला हो रहा है। पोडोसाइट्स हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बना रहे होते हैं, तो पूरा काम इधर का उधर हो जाएगा ना फिल्ट्रेशन का। तो हमारे पास ये हो गया। फिर हमारे पास प्राइमरी कॉज ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पोडोसाइट्स बन जाती हैं, बॉडी खुद ही अपने खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं। सेकेंडरी कॉज हमारे पास हेपेटाइटिस B हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गए, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइकोसिस, एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ड्रग जो ही वो मैंने वहाँ पर सेम चीज़ें बताई हैं वही। अब हम पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। तो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनती हैं, एंटीबॉडीज़ हमारे पास यहाँ पर मैं बता देती हूँ, चलिए पहले मैं इधर डिस्कस कर लेती हूँ यहीं पे। अच्छा, हमारे पास जो है एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनती हैं, हमारे पास जो पोडोसाइट्स के ऊपर लगी हुई थी PLA-R2 फॉस्फोलिपेज A2 रिसेप्टर्स ऑफ द पोडोसाइट्स, उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी कॉज हो गया। अब क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ क्या बनती हैं कि और उसके अंदर इम्यून मीडिएटर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। जो एंटीजेंस बनी उसके खिलाफ ही हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना दी और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ एक डिपॉजिट हो गया, वो हमारे मतलब इसने ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी कॉज करवा दी। ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डिपॉजिट बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन पोडोसाइट्स, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस एंड रिएक्ट विद द ग्रैनुलर डिपॉजिट लोकेटेड इन द ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन, कॉज रिजल्ट ग्लोमेरुलर डिपॉजिट, बोथ कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ये हमारे पास, मैंने इसकी पैथोजेनेसिस लिख दी, पैथोजेनेसिस हो गई। अब नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। माइक्रोस्कोपिकली मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं और इसमें IM में देखते हैं। ठीक है, अब लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिख रहा है, थिकनिंग हो जाती है किसकी, GBM की, एंड सब एपिथेलियल डिपॉजिट होते हैं एंटीबॉडीज़ की। मैंने आपको बताया, माइक्रोस्कोपिकली दिखाया, पहले भी डेफिनेशन भी बताया कि माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या दिख रहा होगा, सब एपिथेलियल डिपोजिशन हो रही होगी इसकी। ये देखिए, अब हमारे पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी थिक हो रही है और हमारे पास ये जो है ये डिपॉजिट भी हो रहा है इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आ गया। नंबर दूसरा हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आएगा, स्पाइक लाइक प्रोट्रूजन हो जाती हैं। लाइक हमारे पास स्पाइक लाइक और डोम पैटर्न क्या होता है, अब मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, 2 मिनट। ये देखिए, स्पाइक लाइक पैटर्न इसमें क्या होता है कि अब ये देखिए, ये ऐसे हो रहा है
फिर ऐसे स्पाइक बन रही है, फिर ऐसे डोम बन रहा है, फिर स्पाइक बन रही है, फिर डोम बन रहा है, फिर स्पाइक बन रही है, फिर डोम बन रहा है, फिर स्पाइक बन रही है। इसको हम स्पाइक और डोम पैटर्न कह देते हैं। ये हमें नज़र आ रहा होता है। फिर नंबर तीसरा हमारे पास और क्या शो रहा है, इसके फूड प्रोसेस का है। एज़ यू नो कि ये अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अपने फूड प्रोसेस के साथ अटैच्ड हुआ होता है और बीच बीच इसके फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं नज़र आ रही हैं। तो हम कह देंगे कि इफेसमेंट हो जाती है किसकी, फूड प्रोसेस की। इफेसमेंट पहले हमारे पास कहाँ हो रही थी, मिनिमल चेंजेस में भी हो रही थी, FSGSS में भी। इफेसमेंट क्या है, आप प्लीज़ मिनिमल चेंजेस देखें पहले और फिर इधर आएँ, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास कितने हो गए, हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई होगी, सब एपिथेलियल डिपॉजिट हुए होंगे और जो है पोडोसाइट इफेसमेंट हुई होगी और डोम और स्पाइक लाइक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास ये हो गए। और हमारे पास और कौन से हैं, ये हमारे पास कहाँ नज़र आ रही है, लाइट माइक्रोस्कोप में। क्या अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या क्या नज़र आएगा, थिकनिंग ऑफ द GBM एंड सब एपिथेलियल डिपॉजिट ऑफ एंटीबॉडीज़, स्पाइक लाइक प्रोट्रूजन जो कि मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दिया, और लीव इम्पटी कैविटीज़। अच्छा, क्या होता है कि जब कभी क्या होता है कि ये यहाँ से ठीक हो गए, ये यहाँ से चले गए, तो ये पूरी मेम्ब्रेन इन्वेड हो जाते हैं, वहाँ जो है यहाँ से निकल गए, तो वहाँ पर जो है खाली कैविटीज़ रह जाती हैं। खुद तो चले गए, इन्वेड हुए, तो वहाँ पर जगह बना के गए ना, तो वो वहाँ पर खाली कैविटीज़ रह जाती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। डिपॉजिट में भी ब्रोकन डाउन, ये देखें, इनकॉर्पोरेटेड डिपॉजिट में भी ब्रोकन डाउन एंड इवेंचुअली डिसअपीयर एंड लिविंग कैविटीज़ विद इन द GBM, ठीक है। ये हमारे पास मैंने आपको यहाँ बता दिया कि हमारे वो मिलेंगे, ठीक है। और फर्दर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि IM में हमें क्या दिखता है, ग्रेनुलर डिपॉजिट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, एज यू नो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इफेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट्स दिखते हैं। ये माइक्रोस्कोपिकली इसकी फीचर्स हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली फीचर्स भी हो गए। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल कॉजेज़ पे। इसके अंदर जितने भी सिम्टम्स होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो और प्रोटीनूरिया और होता है, हाइपरटेंशन, एडिमा और स्टीरॉयड थेरेपी जो है वो इफेक्ट पुअरली करी होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्लिनिकल कॉजेज़ हो गए। अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो वो इन कॉजेज़ हो रहा है, डॉक्टर साहब प्रोटीनूरिया हो रहा है, अब उसे तो नहीं पता प्रोटीनूरिया कैसे होगा, वो टेस्ट करवा कर आएगा। डॉक्टर साहब हाइपरटेंशन है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है। डॉक्टर साहब मेरा जिस्म सूज रहा है, मेरे पाँव वगैरह सूजे हुए हैं, और स्टीरॉयड थेरेपी इसके ऊपर जो है इफेक्ट नहीं करती। ये हमारे पास क्या हो गया, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ, डेफिनेशन क्या है, सब एपिथेलियल सिनेरियो में सब एपिथेलियल, कुछ भी अगर सर ने पूछा है, कोई सिनेरियो ऐसा आ गया, उसमें इंडिकेशन ही हमें मिल गई है। सब एपिथेलियल जो है इम्यूनोग्लोबिन कंटेनिंग एरिया, वो इम्यूनोग्लोबिन कंटेनिंग है, हम फ़ौरन समझ जाएंगे नेफ्रोपैथी, इसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो रही है, ठीक है। नंबर दूसरा, इसमें पता है हर किसी के अंदर, जैसे अगर अब मैं बोलूँ कि हमारे पास मिनिमल चेंजेस में भी जो है हमारे जो वो क्लिनिकल कॉजेज आ रहे थे, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे आ रहे थे, प्रोटीनूरिया हो रहा था, FSGS में भी प्रोटीनूरिया हो रहा था, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में भी प्रोटीनूरिया हो रहा था। लेकिन हम अब कैसे पहचानें कि वो कैसे है, वो बच्चों में होती है मिनिमल चेंजेस, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उस पर इफेसमेंट हो रही होती है सिर्फ पोडोसाइट्स की, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। हाइपरटेंशन की कोई वो नहीं होती, स्कारिंग की कोई नहीं होती, स्टीरॉयड थेरेपी को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। FSGS की बात करें तो इसकी क्लिनिकल कॉजेज में हम बात कर लें तो प्रोटीनूरिया हो रहा था, लेकिन इसमें हाइपरटेंशन भी हो रही होती है, स्टीरॉयड भी वो स्टीरॉयड थेरेपी इफेक्ट नहीं कर रही होती। सम टाइम माइल्ड जो है हेमेटोरिया भी हो रहा होता है इसमें, ठीक है। ये लेकिन इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है वो इसमें हार्डनिंग हुई होगी, कैपिलरीज जो है वो कोलैप्स हुई होंगी, वो उनकी जो है कोई ना कोई इन्होंने वो दे दिया होगा। यहाँ हम कहेंगे हाईलाइन डिपोजिशन हुई हुई है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में तो सबसे आसान है कि सब एपिथेलियल जो है वो डिपोजिशन हुई होगी, और क्लिनिकल कॉजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले हैं। ये हमारे पास मैंने आपको ईजी तरीके से बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या डेंस डिपॉजिट डिजीज़, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन को चेक कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें भी क्या हो रहा होता है कि इम्यून मीडिएट डिजीज़ जो है वो ही इम्यून मीडिएट डिजीज़ है। अपीयरेंस क्या हो रही है, अल्ट्रेशन हो रही है हमारे पास किसकी, GBM की और मेसेंजियल सेल्स की। वहाँ क्या हो रहा था, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में पोडोसाइट्स की और ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेसेंजियल सेल्स की और ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन की, ठीक है। यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो जाती है। हमारे पास इसकी ये डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको इसको फिगर में दिखा देती हूँ और बुक से थोड़ा इंट्रो दिखा देती हूँ। कहाँ गया, ये रहा।
ये रहा, ये देखिए क्या है। मैंने से हिस्टोलॉजिकली हमने देखा है जीबीएम और मेसेंजियम प्रोलिफरेशन हुई है ग्लोमेरुलर सेल्स की, ठीक है। ये हमारे पास इसका वो डेफिनेशन हो गई। और फिर हमें कॉजेज़ बता दें, डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए जनाब, ये देखिए पहले हमारे पास जो थे वो कहाँ मिल रहे थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये पोडोसाइट इनके दरमियान। लेकिन अब कहाँ मिल रहे हैं, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये मेसेंजर सेल हैं इनके दरमियान। मतलब ये देखें समझ आ गया। ये हमारे पास मेम्ब्रेना प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस या डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी है, जिसको हम FPGN के नाम से भी कहते हैं। एज अ सिनेरियो हमारे पास क्या आएगा कि ओल्ड पेशेंट्स में ही होता है, और इसके अंदर जो क्लिनिकल कॉजेज़ बताए होंगे ना वो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों सिंड्रोम्स के होंगे। मतलब प्रोटीनूरिया भी हो रहा होगा और हेमेटोयूरिया भी हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमें बताई होंगी। मतलब क्लिनिकल कॉजेज़ किसके होंगे, ये इसके अंदर इंडिकेशन क्या है सिनेरियो का, कि इनके अंदर जो हमारे पास पेशेंट आएगा वो दोनों क्लिनिकल कॉजेज़ से आएगा कि हमारे पास। अच्छा, तो अब मैं हमारे पास जो है वो हेमेटोयूरिया भी उसको हो रहा है, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, एडिमा, ये सारी चीज़ें हमारे पास कॉज हो रही होंगी। नंबर दूसरा, इसके अंदर ट्रेमरेक अपीयरेंस हो रही होगी मॉर्फोलॉजिकली। ये मैं आगे बता देती हूँ ये क्या होता है। अब मैं बता देती हूँ ये दो तरह के होते हैं, MPGN1 जो कि मोस्ट कॉमन है, और MPGN2 जो कि जिसको हम डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहते हैं। इसके कॉजेज़ की बात कर लें तो प्राइमरी कॉज इसका इडियोपैथिक है, अभी नहीं पता क्या है, और हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ अगेन बनते हैं जी, और एक इडियोपैथिक और GBM और मेसेंजर सेल्स के, ठीक है। सेकेंडरी कॉज हमारे पास जो है हेपेटाइटिस B वायरस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस C वायरस भी हो सकता है, और ल्यूपस एरिथ्रोमा वगैरह भी हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस की बात कर लें तो एंटीबॉडीज़ डिपॉजिटोर होते हैं इन सब एंडोथेलियम ऑफ GBM एंड मेसेंजर सेल्स। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में सब एपिथेलियल था, ठीक है, यहाँ पे सब एपिथेलियम है इसके GBM और मेसेंजर सेल्स के। मॉर्फोलॉजिकली हम बात चेक कर लें तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या नजर आएंगे, मेसेंजर सेल्स की प्रोलिफरेशन हुई होगी, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिकन हुई होगी, और ट्रैप अपीयरेंस होगी। ट्रैप अपीयरेंस हम किसे कहते हैं कि डबल मेम्ब्रेनियस, मतलब लग रहे होंगे, तो पंखा चल रहा है तो ये बार बार उड़ के पीछे आ जाते हैं। ये देख, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये मेसेंजर सेल्स जो हैं ये प्रोलिफरेट हो रहे हैं, अपना साइज़ बड़ा कर रहे हैं, तो ये जो है अपने इसी मेम्ब्रेन के अंदर ही घुसते जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, नज़र आ रहा है क्लियरली, ये देखें इसके अंदर ही जा रहे हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन अपीयरेंस देता है, इसके अंदर जा रहे हैं, इसको हम ट्रैम्परेक वो कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो मॉर्फोलॉजी हो गई, प्रोलिफरेटिव इन्वेड इन द मेम्ब्रेन एंड द वो पोर्स, ये हमारे पास सारी हो गई। ये देखें थिकन डबल मेम्ब्रेन कंटोर और ट्रैम्परेक अपीयरेंस स्पेशली एविडेंट विद द सिल्वर एंड पेरियोडिक, और ये हमारे पास आ गया द स्प्लिटिंग ऑफ द एक्सपेंशन प्रोसेस मेसेंजियल एंड इन्फ्लेमेटरी सेल इन द पेरिफेरल कैविटी, ये हो गया हमारे पास। और हमारे पास अच्छा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास हम क्या देखेंगे, सब एंडोथेलियम डिपोजिशन भी होगी, और IM में हम C3 और इम्यूनोग्लोबिन IgG देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क क्या है। टाइप 1 में और टाइप 2 में आपको मैं फिगर में बता देती हूँ। ये देखें, टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारे पास ये डिपोजिशन हुई होती है, ये देखें ये ऐसे होती है जगह जगह अलग अलग, ठीक है, ये देखें इस तरह हुई होती है। लेकिन टाइप 2 में हमारे पास देखें डेंस डिपोजिशन, उससे नाम ही बता रहा है कि डेंस डिपॉजिट डिजीज़ है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं बिल्कुल ऐसे इस तरह हो जाते हैं, सिर्फ इनके अंदर ये फ़र्क है, ठीक है, इस तरह हो जाते हैं। टाइप 1 में इस तरह हो रहे होते हैं और टाइप 2 में इस तरह हो जाते हैं। और मैंने इधर क्या लिखा है यार, ये मैं अपने समझने के लिए लिखती हूँ यार। सब एंडोथेलियल जो है वो डिपॉजिट आर इन द ग्रेनुलर फॉर्म होते हैं, और ये इन द ड्यूपेनियन कोलेस फॉर्म में होते हैं। क्लिनिकल कॉजेज़ या क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको शुरू में बता दिया, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों के जो क्लिनिकल कॉजेज़ हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम के आगे क्लिनिकल सब टाइप्स वगैरह भी हो गए। तो अब मैं इसको जो है क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ होती है, ये अपीयरेंस कैसी होती है, अल्ट्रेशन हो जाती है किसकी, GBM में और मेसेंजर सेल में।
इसकी डिफ्रेंसिएशन करते रहिएगा कि हमें मिनिमल में क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं, हमारे पास FSGS में क्या है क्लिनिकल कॉजेज। इसमें छोटी छोटी चीज़ें ही आपको मतलब बिल्कुल डायरेक्ट सिनेरियो में पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, किसकी बात हो रही है, ठीक है। अब मेसेंजर सेल्स यहाँ पर GBM ग्लूकोज बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो है मेसेंजर सेल की प्रोलिफरेशन हो रही है, लेकिन पीछे हमने GBM की तो बात की थी, लेकिन वहाँ पोडोसाइड्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। पीछे सब में जो है पोडोसाइड्स इन्वॉल्व हैं। हमारे पास अब इसमें क्या है कि 2 टाइप के होते हैं, M1 और M2। इसमें M1 में मैंने आपको बता दिया ग्रैनुलर डिपोजिशन हुई होती है, इसमें जो है डेंस डिपॉजिट कोलेस एक पूरा वो ऐसे बन जाता है। कॉजेज प्राइमरी रेडियोपैथिक है, यहाँ हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं पोडोसाइट्स में GBM और मेसेंजियल सेल्स के खिलाफ। पैथोजेनेसिस में एंटीबॉडीज डिपॉजिट हो रही होती है। मॉर्फोलॉजी में हमें मेसेंजियल सेल्स प्रोलिफरेशन मिल रही होती है, GBM की थिकन हो जाती है। ट्रैम्पटर का पीरियड्स मैंने आपको बता दिया कि डबल मेम्ब्रेन जो कि मेसेंजियल सेल्स जो मेम्ब्रेन के अंदर घुस रहे होते हैं, प्रोलिफरेशन हो रही होती है, तो जाहिर है उनको जगह नहीं मिल रही होगी, तो वो उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें सब एंडोथेलियम डिपोजिशन नज़र आ रही होती है, और IMA में हमें C3 और IgG की जो है वो डिपोजिशन नज़र आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, और क्लिनिकल फीचर भी बता दिया कि नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों होंगे। पहले आप देख लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह नेफ्राइटिक सिंड्रोम होगा, और उसके सब टाइप्स वगैरह ही वो होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा। मैं बुक फॉलो करती हूँ पैथो की बेसिक, रॉबिन्स बेसिक, तो आप वहाँ से भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करें, और वहाँ पर भी अगर मुझे आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो मुझे वहाँ से भी पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।